प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के साथ करेंगे और आज हम इस अध्याय के तीसरे भाग को समझेंगे। साथ साथ इन पर आधारित हम रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही सामाजिक अध्ययन के अध्याय विनिर्माण उद्योग को पढ़ेंगे और आज हम इस अध्याय के पहले भाग को समझेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री के चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति के आणविक आधार को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित हम बेहद रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीडी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार और इसमें आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के विक्षेपण की और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दरअसल यहाँ पर हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनसे होने वाले जो कारक हैं, इनसे जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपको कहा गया था कि आपको पढ़कर आना है कि प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस तरह से होता है। तो अगर आप वो पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से पहले एक बार उसे पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हुए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह अपवर्तन की एक ऐसी अवस्था है जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो दरअसल में अपवर्तन है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वहां परावर्तन हुआ है। चलिए जानते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको दो मीडियम लेने हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए होते हैं, एक सघन और एक विरल। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ विरल माध्यम रखेंगे और नीचे की तरफ होगा हमारा सघन माध्यम, और जो किरण होगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक अभिलंब, और यहाँ पर जो हमारी किरण होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी और एक आपतन कोण बनाएगी। अब हम जानते हैं कि जब अपवर्तन होता है तो जो किरण होती है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर किरण कुछ इस तरह से आगे चली जाएगी और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे कहा जाएगा अपवर्तन कोण। अब ये तो एक आसान सा अपवर्तन का उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है ये भी कुछ हमें इसी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए आप अगर इसे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। पर मान लीजिए अगर आप अभी भी कोण को और ज्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा, जो किरण होगी वो वापस से सघन माध्यम में आने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आई यानी कि जो आपतन कोण है जब क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो होगा क्या कि किरण जाएगी और उसका अपवर्तन भी होगा, परंतु अपवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा कि किरण वापस से उसी माध्यम में आ जाएगी। तो दरअसल होगा तो अपवर्तन, परंतु ऐसा प्रतीत होगा कि उसका परावर्तन हुआ है। इसे ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन जो है वो है कि जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए तो आपतित किरण परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ ही में इसका इस्तेमाल होके इंद्रधनुष भी बनते हैं। अब ये चीजें कैसे होती हैं इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रकाश के विक्षेपण की, और जो होता है प्रिज्म से। अब प्रिज्म क्या है? दरअसल प्रिज्म कांच की बनी हुई वस्तु है जिसका आगे और पीछे वाला भाग एक त्रिकोण होता है और बाकी के 3 भाग जो होते हैं वो या तो स्क्वायर होते हैं या फिर रेक्टेंगल होते हैं। अब प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण पढ़ने से पहले हमें विक्षेपण का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए विक्षेपण को समझते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों के क्रम में वियोजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसी की ये 7 रंग जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है विक्षेपण। अब ये होता किस तरह से है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रिज्म है उससे अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो उसका अपवर्तन होता है, परंतु जो व्हाइट रोशनी है यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं और 7 रंग का अलग अलग एंगल पर विक्षेपण होता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ किरणें बहुत कम मुड़ती हैं और कुछ किरणें बहुत ज्यादा मुड़ जाती हैं। तो जो किरणें कम मुड़ती हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं और जो ज्यादा मुड़ती हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, और इससे जो सफेद रोशनी है वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड लाइट यानी कि लाल रंग का होता है, और जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर का। अब ये होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी जानते हैं कि ये 7 रंगों में विभाजित किस तरह से होता है। दरअसल यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश आता है तो प्रिज्म के कारण जब वो अलग अलग एंगल पर अपवर्तित होता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर सारे रंग इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर आप अगर इनके इनिशियल देखें तो रेड का हो जाएगा R, ऑरेंज का O, Y, G, B, I, V, और अगर हम इसे लिखे ऐसे तो विबग्योर को याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इससे क्या होगा कि आपको 7 रंग के क्रम आसानी से याद हो जाएंगे। आपको बस एक वर्ड याद रखना है, दैट इज विबग्योर। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जिन रंगों का बहुत ही ज्यादा अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ही ज्यादा कम मुड़ती हैं, वहीं पर जिन रंगों का बहुत ही न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू वो बहुत ज्यादा मुड़ती हैं। और यही कारण है कि जब ये अलग अलग कोनों पर मुड़ती हैं तो ये एक श्वेत रंग 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश है उसके 7 अलग अलग कलर अलग हो चुके हैं, परंतु क्या इससे ज्यादा कलर होते हैं? इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा, और वो ये सोचते थे कि हो सकता है श्वेत प्रकाश में 7 से ज्यादा रंग हो, और वो चाहते थे कि वो उनका स्पेक्ट्रम भी निकाल सके। स्पेक्ट्रम मतलब ये जो आपको कलर दिख रहे हैं उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और उनका कहना था कि अगर वो और प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम भी मिल सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट इसी की खोज में जुट गए। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने गति के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, और साथ ही इन्होंने हमें गुरुत्व आकर्षण के बारे में बताया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट थे? अगर आपका उत्तर न्यूटन है तो आपका जवाब सही है। सर न्यूटन ऐसा सोचते थे कि अगर वो प्रिज्म के साथ दूसरा प्रिज्म इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें शायद और ज्यादा कलर मिल जाए, परंतु उन्हें और ज्यादा कलर तो नहीं मिले। पर उन्होंने एक बात नोटिस करी कि अगर एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रखा जाए तो जो कलर यानी कि जो श्वेत रंग 7 अलग अलग कलरों के स्पेक्ट्रम में बंटा था वो वापस से जुड़ के एक श्वेत प्रकाश देता है। इसे हम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कह सकते हैं। अभी प्रकाश के विक्षेपण के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा वायु को,
क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वायु की वजह से ही होता है। दरअसल वायु में बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी चीजें बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब ये कण हमें आंखों से तो दिखाई देंगे नहीं, परंतु अगर हम इन्हें बहुत बड़ा करके देखें तो हमें पता चलेगा कि वायु के अंदर भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अब होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें इनसे टकराती हैं तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं और इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और यही कारण है कि हमें टिंडल प्रभाव दिखता है। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है और इसे ही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका उदाहरण हो गया टिंडल प्रभाव, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है जहां पर सल्फर का इस्तेमाल करके प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाया गया है। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, जहां पर आप सिर्फ टिंडल प्रभाव को देख सकें, उसका इस्तेमाल शीशे के ग्लास से भी कर सकते हैं। आपको शीशे के ग्लास में कुछ पानी रखना है और उसमें 2-3 बूंदें डिटॉल की डालनी है। तो जब आप उससे प्रकाश को पास करेंगे तो आपको प्रकाश की किरणें दिखाई देंगी, जो कि टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले हमने बात करी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, उसके बाद हमने जाना प्रकाश के विक्षेपण के बारे में और उसके बाद हमने जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। इन तीनों की ही वजह से काफी अनोखी चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए आकाश का नीला दिखना या फिर इंद्रधनुष का बनना। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियोस में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप ये सारी चीजें अपनी एनसीईआरटी की किताब से पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। का उत्तर है डी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इसके भाग 1 से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विनिर्माण उद्योग के इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान पर, औद्योगिक अवस्थिति पर और उद्योगों का वर्गीकरण पे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम विनिर्माण उद्योग की भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो चलिए अब इसके महत्व का हम चर्चा करें। दोस्तों, विनिर्माण उद्योग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ही हमें कृषि में इस्तेमाल में आने वाले तरह तरह के आधुनिक मशीन प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वे कृषि आय पे लोगों की भारी निर्भरता को कम करके उन्हें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के स्थापित होने पे बहुत सारे लोग जो सिर्फ कृषि पे निर्भर थे, वे अपने आय के लिए इन इंडस्ट्रीज में भी काम करने लगे। दोस्तों, इसका अगला महत्व है यह बेरोजगारी
और गरीबी का उन्मूलन में मदद करता है। तो दोस्तों, यह कैसे होता है? तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज के कारण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों का स्रोत का कारण है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा विनिर्माण उद्योग पे जारी रखते हुए इसके महत्व की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, इसके कारण आदिवासी और पिछले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने में मदद करता है। अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्षेत्रीय विषमताओं को भी कम करता है। अगला महत्व है विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता है और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं अर्थात निर्यात करते हैं और इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। दोस्तों, पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से सिर्फ 17% ही है, क्योंकि और जो बाकी 10% है वह खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। और तो और दोस्तों, भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। दोस्तों, आने वाले दशक में 12% तक की वृद्धि दर लाने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद का गठन किया गया है, अर्थात नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। दोस्तों, क्योंकि अभी वर्तमान समय में इस क्षेत्र में केवल 7% ही वार्षिक वृद्धि दर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। आगे अब बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे औद्योगिक अवस्थिति पर। दोस्तों, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः बहुत ही जटिल है, अतः औद्योगिक अवस्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों, ये कारक है कुशल श्रमिक और अन्य श्रमिक की उपलब्धता, पूंजी और वित्त की उपलब्धता, बाजार में उस प्रोडक्ट की मांग, जल का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन और संचार की सुव्यवस्था और लोन तथा वित्त के लिए बैंकिंग और बीमा की उपलब्धता। दोस्तों, यह सभी कारकों का एक स्थान पे पाना लगभग असंभव है, अतः विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त होता है जहां ये कारक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो या इन्हें कम कीमतों पे उपलब्ध कराया जा सके। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा औद्योगिक अवस्थिति पे जारी रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है और कभी-कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट ही लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण तथा नगरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। और तो दोस्तों, नगर केंद्रों द्वारा दी गई इन सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं
जिन्हें हम समूहन बचत या एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोस्तों, ये चार्ट में हम देख सकते हैं कि उद्योग और बाजार में क्या संबंध है। दोस्तों, मार्केट में निवेश करके कच्चा माल प्राप्त किया जाता है तथा उत्पादन घटकों का इस्तेमाल करके जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का इस्तेमाल करके इन मालों को परिवहन के द्वारा कारखाना तक पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाया जाता है, जहां ये माल एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार किए जाते हैं, अर्थात कच्चे मालों से एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जिसे परिवहन के द्वारा बाजार में भेजा जाता है और वहां पे पूंजी से ये बेची जाती है और पुनः इस पूंजी का निवेश करके हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा औद्योगिक अवस्थिति पे जारी रखते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फैक्ट्री के स्थान के निर्णय की मुख्य कुंजी किन कारकों पे निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये कारक हैं उस स्थान पे कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उस स्थान पे उत्पादन की लागत, उस स्थान पे उत्पादन के वितरण की लागत और उस स्थान पे उद्योग की स्थापना का निर्णय। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम उद्योगों के वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कच्चे माल के आधार पे। तो कच्चे माल के आधार पे हमारा पहला है कृषि आधारित उद्योग, अर्थात वे उद्योग जहां कच्चे माल कृषि से आते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग, तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और जूट का उद्योग। अन्य है चाय और कॉफी का उद्योग। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उद्योगों के वर्गीकरण को चर्चा को जारी रखते हुए हम कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण पे चर्चा जारी रखेंगे। तो हमारा दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, अर्थात वे उद्योग जहां खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे कि सीमेंट, एल्युमिनियम और लोहा तथा इस्पात। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उद्योगों के वर्गीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम भूमिका के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। तो दोस्तों, पहला है आधारभूत उद्योग, अर्थात वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात, तांबा और एल्युमिनियम। दोस्तों, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, अर्थात वे उद्योग जो उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, पेपर, ब्रेड इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उद्योगों के वर्गीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए हम पूंजी निवेश के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। तो पहला है लघु उद्योग, अर्थात वे उद्योग जहां पूंजी का निवेश 1 करोड़ रुपए से कम होता है, जैसे चटाई, फर्नीचर, खिलौना, रोटी आदि का उद्योग। दूसरा है बड़े पैमाने के उद्योग, अर्थात वे उद्योग जहां पूंजी का निवेश 1 करोड़ से अधिक होता है, जैसे कि लोहा और इस्पात का उद्योग, पेट्रोकेमिकल का उद्योग, कपास तथा कपड़े का उद्योग।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उद्योगों के वर्गीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग, अर्थात वे उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हैं, अर्थात सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि भेल, सेल और इस्को। दूसरा है निजी उद्योग, अर्थात वे उद्योग जो कोई एक व्यक्ति या अथवा एक से ज्यादा व्यक्ति द्वारा संचालित होता है, जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड और टिस्को। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उद्योगों के वर्गीकरण को जारी रखते हुए स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। हमारा अगला वर्गीकरण है संयुक्त क्षेत्र, अर्थात वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और अगला वर्गीकरण है सहकारी क्षेत्र, अर्थात जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, जैसे महाराष्ट्र चीनी उद्योग और केरल में नारियल पे आधारित उद्योग। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उद्योगों के वर्गीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए तैयार माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। तो पहला है भारी उद्योग, अर्थात वे उद्योग जो भारी और भारी कच्चे माल का उपयोग करते हैं और भारी मात्रा में भारी माल का उत्पादन करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग तथा तांबा गलाने का उद्योग। अगला है हल्के उद्योग, अर्थात वे उद्योग जो हल्के और छोटे कच्चे माल का उपयोग करते हैं और उत्पादन करते हैं, जैसे खिलौना, उपकरण, बर्तन आदि का उद्योग। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक अवस्थिति और उद्योगों का वर्गीकरण। इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृषि आधारित उद्योगों की। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 15 के यौगिकों से। लास्ट वीडियो में हमने डाइनाइट्रोजन की बात करी थी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अमोनिया से। अमोनिया कम मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। अभी आपके सामने एक रिएक्शन आई होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि जब यूरिया का विघटन हो रहा है तो उससे अमोनिया गैस भी निकल रही है।
अगर हम बात करें कि व्यापक स्तर पर इसे कैसे बनाया जाता है, तो व्यापक स्तर पर इसे हाबर प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। हाबर प्रक्रम के बारे में हमने डाई नाइट्रोजन वाले भाग में भी पढ़ा था। हाबर प्रक्रम में क्या होता है, हम डाई नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें अमोनिया मिलती है। अब हम बात करेंगे अमोनिया के गुणों की। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। जल की भांति ही द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पैरामिडी है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब ये जल में बहुत ही आसानी से घुल जाती है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। NH3 को जब हम जल में डालेंगे तो NH4+ और OH- बनता है। यहाँ पर OH- आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बलतः क्षारीय है, मतलब वीकली बेसिक होता है इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अमोनिया की अभिक्रियाओं के बारे में। ये कुछ अमोनिया की अभिक्रिया है। ZnSO4 के साथ अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको व्हाइट PPT मिलेगी, यानी कि श्वेत अवक्षेप, और सेम चीज आपको FeCl3 के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ये 2 रिएक्शन हैं अमोनिया की। इसके अलावा ये 3 रिएक्शन और हैं। अगर आप Cu2+ में अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन दे देता है। Cu2+ वैसे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू हो जाता है, मतलब गहरा नीला हो जाता है। और अगर आप Ag+ में Cl- डालते हैं तो वो पहले आपको व्हाइट PPT देता है, और फिर उस AgCl में, जो कि व्हाइट PPT है, अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो दोबारा से कलरलेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। तो ये कुछ अमोनिया की अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो ये टेबल है आपके सामने। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है N2O, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाइट्रोजन की। N2O को कहते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आता है NO, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और इसे कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर तीसरा आता है N2O3, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर चौथा आता है NO2, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। उसके बाद जो पांचवा होता है उसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है N2O4। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है और जो आखिरी होता है उसे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है और इसका फॉर्मूला होता है N2O5। आप इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है कि ये कैसे दिखते हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उन रिएक्शंस को भी अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के विरचन की, यानी कि ये बनता कैसे है, इसके प्रिपरेशन की। तो नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम NaNO3 और H2SO4 का आपस में रिएक्शन कराते हैं। इसमें 2 चीजें बनती है, पहला NaHSO4 और दूसरा HNO3। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम कुछ इस प्रकार है। हम क्या करते हैं, NH3 को वायु से ली गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसे हम 500 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं। तो इससे हमें मिलता है NO और साथ में हमें मिलता है H2O। अब हम इस मिले हुए NO का रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है NO2।
फिर हम इस NO2 को पानी में मिला देते हैं तो हमें HNO3 मिल जाता है, जो कि हमारा नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड कहलाता है। तो ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हाबर प्रक्रम और ओस्टवाल्ड प्रक्रम को पूछा ही जाता है, तो आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा, इसकी रिएक्शंस को आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों की। यह एक रंगहीन गैस है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय होती है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप HNO3 को पानी में मिला दें तो ये H3O+ आयन देगा और साथ में NO3- देगा। क्योंकि ये H3O+ आयन दे रहा है तो यहाँ से ही ये पता चलता है कि ये एक प्रबल अम्ल है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। आप ये चीज आगे देखेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसको हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं भूरी वलय परीक्षण। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम FeSO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इससे हमें Fe2SO4 होल थ्राइस मिलता है और साथ में कुछ और चीजें भी मिलती हैं जैसे कि H2O और NO। हमें यहाँ पर आयन के फॉर्म में बात करनी है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से हमें जो मिला है वो Fe2+ आयन मिला है। फिर हम क्या करते हैं, जो FeSO4 मिला होता है हमको, हम उसका रिएक्शन करवा देते हैं NO के साथ और उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार है FeNO H2O होल 5SO4। ये जो हमें कंपाउंड मिलता है हमें ये रिंग की शेप में ब्राउन कलर देता है, तो इसे ब्राउन रिंग कहते हैं और इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी रसायन विज्ञान की लैब में जाओगे तो लैब में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, तो यह होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस में हम सबसे पहले बात करेंगे श्वेत फॉस्फोरस की। यह पारभासी श्वेतमोमी कोश है। यह विषैला होता है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है तथा अंधेरे में चमकता है। यह जल में अविलेय क्यों होता है और कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय क्यों होता है, ये जानते हैं। किसी भी चीज को अगर आप किसी दूसरी चीज में विलेय कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये होना बहुत जरूरी है कि वो या तो पोलर हो, वो दोनों चीजें या तो पोलर हो या वो दोनों चीजें नॉन पोलर हो। श्वेत फॉस्फोरस नॉन पोलर होता है जबकि जल पोलर होता है, इसलिए वो जल में अविलेय है। लेकिन अगर बात करें कार्बन डाइसल्फाइड की, तो कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर होता है, तो इसीलिए कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फॉस्फोरस विलेय होता है। इसके अलावा श्वेत फॉस्फोरस अंधेरे में चमकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये pH3 देता है। अब हम बात करेंगे लाल फॉस्फोरस के बारे में। यह श्वेत फॉस्फोरस को 573 केल्विन में कई दिनों तक गर्म करने से बनता है। यह गंधहीन, अविशैला तथा जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय है। यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता। लाल फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है। अब हम बात करेंगे काला फॉस्फोरस के बारे में। इसे अंग्रेजी में ब्लैक फॉस्फोरस कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, अल्फा काला फॉस्फोरस तथा बीटा काला फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में गर्म करने पर अल्फा काला फॉस्फोरस बनता है। बीटा काला फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस को 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। उसके बाद हमें बात करनी है फॉस्फीन की।
सबसे पहले हमें देखना है फॉस्फीन का विरचन। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी थी। P4 को NaOH के साथ रिएक्ट करवा के फॉस्फीन बनाया जाता है। अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है, जिससे फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाए, जो KOH से अभिक्रिया कराने पर फॉस्फीन दे देता है। आप देख सकते हैं PH4I को हमने KOH में डाला तो हमें Ki प्लस H2O प्लस PH3 मिला, जो कि फॉस्फीन का शुद्ध रूप है। अब हम बात करते हैं फॉस्फीन के गुणों के बारे में। यह एक रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। यह ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होती है। यह जल में आंशिक रूप से विलेय है, यानी कि यह पूरी तरह नहीं घुलती, लेकिन इसका कुछ पार्ट घुल जाता है और कुछ पार्ट अविलेय ही रहता है। PH3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस तथा H2 देता है। यह दुर्बल क्षारकीय है, यानी कि यह वीकली बेसिक है। तो यह थे फॉस्फीन के गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की। यह श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। P4 प्लस 6Cl2 हमें देता है PCl3, जो कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। यह थायोनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस के साथ करने से भी प्राप्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम श्वेत फास्फोरस को SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें PCl3 मिलता है और साथ में SO2 और H2Cl मिलता है। यहाँ पर PCl3 हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के गुणों की। यह रंगहीन तैलीय द्रव है तथा नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। PCl3 को अगर आप जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये हमें H3PO3 देता है और साथ में HCl देता है। यह OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है। ये उन सभी ग्रुप से रिएक्ट करता है जिसमें OH लगा होता है। तो ये थे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के गुण। अब हम बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। सबसे पहले देखते हैं इसका विरचन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया से बनता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम P4 को Cl2 के साथ सीधा रिएक्ट करवाएंगे तो हमें PCl5 मिलेगा। यहाँ पर जो Cl2 है ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है। इसको एक और तरह से बनाया जा सकता है। अगर आप P4 को SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के गुणों की। यह एक हल्का पीच श्वेत पाउडर है तथा नम वायु में यह जल अपघटित होकर POCl3 देता है और अंततः फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं। PCl5 प्लस H2O हमें देता है POCl3 और इस POCl3 को अगर आप दोबारा से पानी में रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें देता है H3PO4, जिसे फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अधिक गर्म करने पर यह वियोजित हो जाता है, यानी कि अगर आप PCl5 को ज़्यादा गर्म करोगे तो ये PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जाएगा। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमन्ताक्ष द्विपैरामिडी होती है। यहाँ पर तीनों निर्शीय आबंध समतुल्य हैं, जबकि दो अक्षीय आबंध निर्शीय बंधों से बड़े हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि PCl5 में एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि निर्शीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगलों पर अधिक प्रतिकर्षण होता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल की। तो
पहला जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो कुछ इस प्रकार होता है, इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। अब हम बात करेंगे H4P2O7 की, या जिसे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद जो ऑक्सो अम्ल है वो है साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला है वो HPO3 होल थ्राइस होता है और इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। अब जो आखिरी अम्ल है उसे कहते हैं पॉलीमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है HPO3 होल थ्राइस, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका फॉर्मूला साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके नाम के साथ इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों के गुण। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय वंशागति के आणविक आधार को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डीएनए और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझेंगे। तो चलिए डीएनए द्विकुंडली की लंबाई से शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएनए द्विकुंडली की लंबाई को पता करने के लिए हम सभी क्षार युग्मों की संख्या को गुणा कर देते हैं दो क्षार युग्म के बीच की दूरी से। उदाहरण के लिए मनुष्य के क्षार युग्मों की संख्या होती है 6.6 गुणा 10 की पावर 9 BP, यानी कि बेस पेयर, और इसको हम गुणा कर देंगे दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी से, जो कि होती है 0.34 गुणा 10 की पावर -9 मीटर पर बेस पेयर। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे तो आपको लगभग 2.2 मीटर की लंबाई आएगी। अब इस डीएनए की लंबाई एक प्रारूपिक केंद्रक की लंबाई चौड़ाई से काफी अधिक है, जो कि लगभग होती है 10 की पावर -6 मीटर। अब ये डीएनए इस छोटे से केंद्रक में पैकेज कैसे होता है? अब असीम केंद्रिकी में स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बंधकर एक जगह पर स्थित होता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रकाभ। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और दोस्तों, डीएनए की पैकेजिंग ससीम केंद्रिकी में काफी जटिल होती है। जरा यहाँ पर देखिए, ये चित्र डीएनए को बहुत अच्छे से गुणसूत्र से जीन लेवल तक दिखा रहा है। यहाँ पर
हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर यानी कि हिस्टोन अष्टक। और इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के चारों ओर नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए सटा होता है और इन दोनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलकर क्रोमैटिन बनाते हैं और ये क्रोमैटिन बाद में क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके डीएनए पैकेज हो जाता है। उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्राय प्रोटीन यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये बात आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब क्रोमैटिन के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। क्रोमैटिन को स्टेनिंग व्यवहार के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन गहरे रंग का दिखाई पड़ता है जबकि यूक्रोमेटिन हल्के रंग का दिखाई पड़ता है। हेट्रोक्रोमेटिन काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और यूक्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली असक्रिय है जबकि यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली सक्रिय है। और दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं तो ये केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में ये यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं जो कि आपको गहरे रंग के थोड़े दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर यूक्रोमेटिन होते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और रूपांतरीय सिद्धांत को समझते हैं। अब दोस्तों पुराने समय में कई सारे लोग पता लगा रहे थे कि कौन सा अणु आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये चीज हम यहाँ पर पता लगाएंगे। 1928 में एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर काम कर रहे थे। ये एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया की बीमारी करता है। तो इनको पता चला कि कुछ कारकों की वजह से बैक्टीरियल प्रकार 1 का रूपांतरण हो जा रहा था बैक्टीरियल प्रकार 2 में। आइए अब देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था। प्रयोग से पहले मैं आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 तरह के प्रभेदों से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं एस प्रभेद। ये जब इनको हमने ग्रो किया मीडिया के अंदर तो ये चिकनी चमकीली कॉलोनी दिखा रहे थे, तो इनको हमने नाम दिया है एस प्रभेद। और दोस्तों दूसरा था आर प्रभेद जो कि सक्ष यानी कि रफ कॉलोनीज उत्पन्न कर रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो एस प्रभेद है वो विरुलेंट है, जिसका अर्थ है कि ये संक्रमण करता है, और आर प्रभेद अविरुलेंट है जिसका मतलब है कि ये संक्रमण नहीं करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि प्रयोग के समय पर ये बातें काम आएंगी। तो आइए देख लेते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया। उन्होंने एस प्रभेद लिया और इसको उन्होंने चूहे में डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, चूहा मर जाता है क्योंकि जो एस प्रभेद है वो विरुलेंट है, वो संक्रमण करती है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर प्रभेद लिया और इसको भी उन्होंने चूहे में डाल दिया। और इसके बाद क्या होता है कि चूहा जीवित रहता है क्योंकि जो आर प्रभेद है वो अविरुलेंट है, वो संक्रमण नहीं करती है। फिर बाद में ग्रिफिथ ने एस प्रभेद को ताप से मृत किया और फिर इसको चूहे में स्थानांतरित कर दिया। और होता क्या है कि चूहा जीवित रहता है क्योंकि ताप से ये जो एस प्रभेद है, जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया थे वो मर जाते हैं और वो संक्रमण नहीं कर पाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ताप से मृत एस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ मिक्स कर दिया और इसके बाद जो भी मिश्रण बनता है उसको उन्होंने चूहे में स्थानांतरित कर दिया और आश्चर्यपूर्ण चूहा मर जाता है। तो इस प्रयोग से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ तो है जो कि एस प्रभेद से आर प्रभेद में गया और उससे ये विरुलेंट बन गया। और दोस्तों उनको मरे हुए चूहे से पता है क्या मिला,
उनको मरे हुए चूहे से एस प्रभेद मिला और इस समय ये साबित हो गया था कि आर प्रभेद एस प्रभेद में रूपांतरित हो गया था। इसलिए इसे हम रूपांतरीय सिद्धांत कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये रूपांतरण किसकी वजह से हो रहा था। लेकिन उन्होंने सुझाया कि आनुवंशिक पदार्थ की वजह से शायद ये रूपांतरण हो रहा है। और फिर बाद में 3 वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी, जो कि हैं ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड और मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने ताप से मृत एस प्रभेद से जीव रसायनों को निकाला, उनको प्योरीफाई किया। इससे फिर इन्होंने बताया कि एस प्रभेद के डीएनए की वजह से ही आर स्ट्रेन, जो कि अविरुलेंट था, वो विरुलेंट प्रभेद में बदल गया। और इन्होंने एक और बात बताई कि जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएजेस और आरएनए पाचक एंजाइम जैसे कि आरएनएस, इनका रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो डीएनए पाचक एंजाइम होता है जैसे कि डीएनएस, अगर ये मौजूद था तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकला कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। फिर कुछ समय बाद 1952 में हर्शे और चेज आए और उन्होंने एक प्रयोग किया जिससे कि यह प्रमाणित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था। उनके इस प्रयोग को हम कहेंगे हर्शे चेज का प्रयोग। आइए अब देख लेते हैं कि इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था। इस प्रयोग में बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज को इस्तेमाल किया गया था, ये पता लगाने के लिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं। फाज के आसपास डीएनए अणु होता है और प्रोटीन का आवरण होता है। जब बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं तब ये बैक्टीरिया की सतह पर जाकर चिपक जाते हैं और अपना आनुवंशिक पदार्थ अंदर छोड़ देते हैं। प्रोटीन आवरण बाहर ही रहता है। प्रयोग के पहले भाग में बैक्टीरियोफाज को S35 लेबल्ड अमीनो एसिड वाले मीडियम में ग्रो किया गया था, जिससे जो भी बैक्टीरियोफाज उत्पन्न हुए उनमें S35 वाला प्रोटीन आवरण आ गया था और डीएनए कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था। फिर इन फाजेस को बैक्टीरिया को संक्रमित करने दिया था, जिससे बाद में डीएनए अंदर चला जाता है और प्रोटीन आवरण बाहर ही रहता है। अब जो भी फाजेस इस डीएनए से उत्पन्न होते हैं वो कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। विगरस शेकिंग के बाद प्रोटीन कोड को हटा दिया जाता है। इस प्रयोग के दूसरे भाग में फाजेस को P32 लेबल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से लेबल किया गया था, जिससे कि सिर्फ डीएनए ही लेबल होता है और प्रोटीन कोड वैसा का वैसा ही रहता है। फिर इससे भी बैक्टीरिया को संक्रमित किया गया और देखा गया कि जिस डीएनए की वजह से अंदर फाजेस ग्रो हुए वो सारे P32 लेबल्ड थे। इससे ये निष्कर्ष निकला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है और प्रोटीन यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ नहीं था और डीएनए से ही नए बैक्टीरियोफाजेस का निर्माण हो रहा है। तो ये था हर्शे चेज का प्रयोग, जिससे कि ये साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था। आइए दोस्तों अब आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझ लेते हैं। ये बात मैं आपको बिंदुओं में समझाऊंगा, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन प्रोसेस कोई भी आनुवंशिक पदार्थ करता है। इसे रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। इनमें धीमे परिवर्तनों यानी कि उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। इस वीडियो में हमने डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, रूपांतरीय सिद्धांत, हर्शे चेज का प्रयोग और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है।
आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम आरएनए संसार और डीएनए प्रतिकृति को समझेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले कक्षा 10 में विज्ञान के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही सामाजिक अध्ययन के अध्याय विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम रसायन विज्ञान के अध्याय पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में ही हम बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति के आंतरिक आधार को समझा, साथ साथ हम इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।